ये है हमारा 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ये एक वन शॉट वीडियो होगा एंड हम एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट? दिस चैप्टर इज अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट चैप्टर में हमने समझने की कोशिश की कि स्टैट्स क्या है और इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। हमने समझा कि हम स्टैट्स को प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेंसेस में स्टडी करते हैं, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो हम फोकस करेंगे सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे, यानी कि हम डेटा को कलेक्ट करना, उसे समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अब जितने भी फॉलोइंग चैप्टर्स होंगे ये इन्हीं एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, स्टेप्स पे बेस्ड होंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है या क्या क्या सोर्सेज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के, वहाँ तक पहुँचने से पहले हमारा सवाल है कि हम डेटा को कलेक्ट कर ही क्यों रहे हैं। वाई डू वी कलेक्ट डेटा, क्या नीड है इसकी। तो सिंपली हमारी बुक हमें क्या बताती है कि आप डेटा को इसलिए कलेक्ट करते हो ताकि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं आप उन्हें क्वांटिफाई कर सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब तक आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता होंगे कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग काम करना चाहते हैं, कितने लोग काम करना ही नहीं चाहते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जब तक आपको नंबर्स नहीं पता चलेंगे तब तक आप उस प्रॉब्लम का हल कैसे करोगे। तो क्योंकि हमें चीज़ों का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट चाहिए होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या लिखा है देखो, द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इज टू अंडरस्टैंड एनी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं डेटा का। वंस वी हैव कलेक्टेड सम डेटा अबाउट अ प्रॉब्लम वी कैन एनालाइज द कॉज एंड डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम एंड कम अप विद रीजनेबल सॉल्यूशंस। हमने अगर किसी भी प्रॉब्लम को क्वांटिफाई कर दिया, डेटा में उसको अवेलेबल करवा लिया प्रॉब्लम को, तो हम उसकी डेप्थ को, उसके कॉजेस को स्टडी कर सकते हैं और रीजनेबल सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। एक हमें बात समझ में आ गई कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, हाँ या ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि डेटा के सोर्सेज क्या है, डेटा कलेक्ट कहाँ कहाँ से किया जा सकता है। तो हमारे पास डेटा कलेक्शन के दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हो, लाइक आप ऐसे फर्स्ट पर्सन हो जो क्या कर रहे हो, अपनी स्टडी के लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आपको सेकेंडरी डाटा मिलता है, यानी कि ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को ही आप क्या कर लेते हो, पिकअप कर लेते हो, अपने यूज़ के हिसाब से उसे मॉडिफाई करके यूज़ कर लेते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी सोर्स क्या है, ऐसे सोर्सेज जहाँ पर हम ओरिजिनल जिस पर्सन को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसी के पास जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन विच हैव ऑलरेडी कलेक्टेड इट। किसी इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हैं, वहाँ से डेटा उठा लिया है, तो हमारे लिए वो इंस्टीट्यूट क्या बन जाता है, सेकेंडरी सोर्स। किसको बात समझ में आ रही है। तो डेटा कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का हुआ, सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा हमें क्या बोलेगा कि भाई मैं फर्स्ट हैंड डेटा हूँ, मुझे पहली बार तो कलेक्ट किया गया है, विच इज कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, जब आप जांच पड़ताल करके डेटा को कलेक्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम के लिए, तो वो क्या बन जाता है, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होगा, बोल रहे मैं फर्स्ट हैंड डेटा नहीं हूँ, इट इज नॉट फर्स्ट हैंड डेटा, it has already been collected once for some other purpose than the purpose at hand now। फिलहाल जिस पर्पस की हम स्टडी करने वाले हैं उस पर्पस के लिए ये डेटा कलेक्ट नहीं किया गया, किसी और पर्पस के लिए ये डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड पड़ा हुआ है।
किसको बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लास में 15 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं क्या करूँ, सबसे पूछूँ आपका एज, 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 तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। लेकिन इन्हीं बच्चों के अगर मैं स्कूल में जाऊँ और स्कूल को बोलूँ कि जितने भी 12th स्टैंडर्ड के 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, इनका सारा मुझे डेटा दे दीजिए, क्योंकि या फिर एज का मुझे सारा डेटा दे दीजिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी डेटा को पिकअप कर रही हूँ। स्कूल ने एज का डेटा कलेक्ट नहीं किया होगा, स्कूल ने बायो डेटा कलेक्ट किया होगा जनरल इंफॉर्मेशन रखने के लिए, लेकिन मैं एज को स्टडी करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरा पर्पस अलग है और मैंने किसी इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को पिकअप किया, तो वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी डेटा। किसको बात समझ में आ रही है? प्राइमरी सेकेंडरी समझ आ गया, हाँ या ना? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब हम ये जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी हम पढ़ लिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में फ़र्क क्या होगा। बेसिकली है तो दोनों डेटा ही ना, डिफरेंस क्या होगा, ओरिजिनलिटी का फ़र्क होगा। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डेटा है, सेकेंडरी डाटा किसी और पर्पस के लिए ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, तो वो ओरिजिनल डेटा नहीं है। ऑब्जेक्टिव अलग अलग होंगे। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की जो सोच है, उसी हिसाब से डेटा कलेक्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव दिमाग में क्लियर था एंड उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के डेटा कलेक्ट किया गया। लेकिन सेकेंडरी डाटा किसी और ऑब्जेक्टिव से पहले कलेक्ट किया गया था, उसी डाटा को मैंने पिकअप कर लिया, तो मुझे उस ऑब्जेक्टिव के साथ क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं मैच करना पड़ेगा या कॉमन पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, सेकेंडरी डाटा को अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस कैसे हुआ, प्राइमरी में हमारा वही ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, सेकेंडरी में किसी और ऑब्जेक्टिव से कलेक्टेड डेटा को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब देखो, प्राइमरी डेटा का जो भी आप कलेक्शन का मेथड चूज करो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन से क्या लेना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? सेकेंडरी डेटा में आप किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास जाके सीधा क्या कर लेते हो, डेटा उठा लेते हो, तो कॉस्टिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना काफ़ी कॉस्टली होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी डेटा। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हो गई हमें। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? ओके, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास ये कुछ लिस्टेड मेथड्स हैं, इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। एक बार नाम देख लेते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ है, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है, क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय इन्यूमिनेटर्स। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक एक करके ने पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, जनरली एक पर्सन अपनी जो भी उसको जिन भी लोगों को स्टडी करना है उनके पास जाता है और उनसे क्या करता है, क्वेश्चन आंसर्स करता है कि आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है, आप मुझे बताइए आपका एज क्या है, आप मुझे बताइए आपके घर में कितने लोग हैं, आप मुझे बताइए आप क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हम किसी भी पर्सन को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके पास डायरेक्टली जाते हैं एंड उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं। वही लिखा है अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि हम कौन है, इन्वेस्टिगेटर, कलेक्ट्स डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट कौन है, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा, एंड कंडक्ट्स ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। मुझे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंक्वायरी होगी, मैं ऑन द स्पॉट क्या कर लूँगी, क्लियर कर लूँगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये मेथड हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सूटेबिलिटी क्या है इस मेथड की, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नीडेड। जहाँ मुझे बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन के पास जाके फेस टू फेस बातचीत करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड। अगर मेरे को पूरे इंडिया के साथ ये चीज़ करनी हो तो सोचो, ये तो बड़ा सरदर्दी वाला काम हो जाएगा कि एक एक पर्सन से जाके बात करना। लेकिन अगर मुझे सिर्फ अपने मोहल्ले में या अपनी सोसाइटी में क्या करना हो, सभी लोगों से बात करनी हो, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है।
तो जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो लिमिटेड होना चाहिए, वहीं पर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेचर, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल नेचर का होता है बेसिकली जो बात दो लोगों के बीच में हुई है कहीं ना कहीं उनके बीच में ही रह जाएगी, उसको डेटा को हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली, पर अगर कोई बातचीत सामने वाला इन्फॉर्मेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये बातचीत आप पब्लिश ना कीजिए, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या हो सकता है, मेंटेन की जा सकती है। मैक्सिमम एक्यूरेसी नीडेड, जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। देखो इस पॉइंट को हम कैसे समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन लिख के दूँ और आपको बोलूँ कि इसे सॉल्व कर दो, है ना, तो हर बच्चे का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होगा, हाँ या ना। कहीं ना कहीं गलत आंसर्स आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं समझा गया। लेकिन अगर वही क्वेश्चन मैं आपके फेस टू फेस खड़े होकर पूछ रही हूँ तो मैं आपको समझा सकती हूँ ना कि नहीं नहीं आप ये क्वेश्चन गलत समझ रहे हैं, मैं ये चीज़ पूछना चाह रही हूँ, हाँ या ना। तो जब हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करें तो एक्यूरेसी लेवल क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंस टू एक्यूरेसी, ये फिर से वही पॉइंट है कि अगर हमारे लिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है तो हमें किस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट मेथड पे चले। नेक्स्ट मेथड पे चलने से पहले इसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे। देखो मेरिट्स क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के, कि ओरिजिनल डेटा होगा, रिलायबल होगा और एक्यूरेट होगा, फ्लेक्सिबल डेटा होगा। हम जब आमने सामने बात कर रहे हैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हाँ या ना। यूनिफॉर्मिटी होगी, डेटा में क्या होगी, एक यूनिफॉर्मिटी होगी क्योंकि हमने डेटा को क्या किया, अपने हिसाब से कलेक्ट किया, हाँ या ना। अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ और भी अगर हम पूछना चाहते हैं तो वो भी हम पूछ सकते हैं। इकोनॉमिकल, ये एक अच्छा वे है, इकोनॉमिकल वे है, फाइनेंस फ्रेंडली वे है अगर एरिया क्या हो, लिमिटेड हो। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अगर हम फेस टू फेस खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हम हर तरीके का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जबकि अगर हम किसी को मेल करके पूछ रहे हैं या और अन्य तरीकों को यूज़ करके पूछ रहे हैं तो कई बार वो चीज़ ऑफेंसिव हो सकती है। लेकिन फेस टू फेस हम अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए हम हर तरीके का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है इसके। नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज, अगर बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना हो फिर इस मेथड को यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ट्रेंड पर्सोनल चाहिए, जो लोग बात करने वाले हैं उनको बातचीत करना आना चाहिए, क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए, लोगों को समझ के डेटा नोट करना आना चाहिए, तो हमें ट्रेंड पर्सोनल चाहिए होंगे। पर्सनल प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज क्या शब्द हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि लोगों के अपने कुछ ना कुछ विचार होते हैं, कुछ ना कुछ माइंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो जब सवाल जवाब होगा या बातचीत होगी आमने सामने तो जो उनके पर्सनल ओपिनियंस है वो भी क्या कर सकते हैं, बातचीत को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड एंड ऑफ द डे मेरा डाटा भी क्या हो सकता है, उससे अफेक्ट हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो पर्सनल प्रेजुडाइज भी हमारे लिए क्या बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाता है। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, महंगा हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। महंगा कैसे हो जाता है कि अगर मुझे 15 लोगों से क्या करना है, 15 लोगों को अपॉइंट करना पड़े एरिया कवर करने के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव भी हो जाएगा एंड टाइम भी इस मेथड से क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम। समझ आ गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहे हैं, देखो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस थर्ड पार्टीज who are in possession of information about the subject of inquiry. For example, मैं चली जाती हूँ आपकी मॉम के पास एंड आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, या फिर मैं किसी और थर्ड पार्टी के पास जाती हूँ एंड आपको जो जानते हैं आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन उनसे डिराइव कर लेती हूँ। ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जब हम जिसको स्टडी कर रहे हैं उसके पास ना जाकर किसी ऐसी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं जिनसे उनका इंफॉर्मेशन डिराइव किया जा सकता है। सूटेबिलिटी क्या है इसकी, ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट्स दे आर अनएबल टू गिव इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रही हूँ, एक गाँव को स्टडी कर रही हूँ एंड उस गाँव के एक एक इंसान के पास जाने की बजाय मैंने क्या किया, जो सरपंच हैं उनसे ही सारे गाँव का इंफॉर्मेशन ले लिया।
तो ये मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किया। सूटेबिलिटी से वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि कई बार जो लोग जिनको आप स्टडी कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन देने के काबिल नहीं होते या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं होते इन्फॉर्मेशन देने में, इसीलिए हमें एक ऐसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है जो कि उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखते भी हैं और हमें देने में इंटरेस्टेड भी होते हैं। बात समझ आ गई। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो तब भी हमें थर्ड पार्टीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सीक्रेट एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी गैदर्ड, कोई सीक्रेट या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर मैं गैदर कर रही हूँ तो इट्स बेटर कि हर इंसान के पास जाने की बजाय मैं एक ऐसा पर्सन ढूंढूँ जिसके पास सबका इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज नीडेड। अगर ऐसा हो कि जो गांव है उसका बड़ा गंभीर प्रॉब्लम है ना, एंड मुझे कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, तो भी इट्स बेटर कि लोगों के पास जाने की बेटर मैं सरपंच के पास चली जाऊँ, हु इज़ द हेड ऑफ विलेज, एक तरीके से इलेक्टेड हेड ऑफ विलेज, उसको सारा नॉलेज होगा एंड वो गांव में रहता समझता है, इसलिए वो मुझे अपना ओपिनियन भी दे पाएगा। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही, हाँ या ना। तो इस मेथड के मैरिट्स डिमेरिट्स क्या होंगे? मैरिट्स क्या, वाइड कवरेज, मैं ज़्यादा एरिया कवर कर सकती हूँ, इकोनॉमिकल हो जाएगा फिर से ये हमारे लिए, फ्री फ्रॉम बायसेस, हर एक इंडिविजुअल के पास नहीं जा रही हूँ तो उनका ओपिनियन अफेक्ट नहीं आएगा, तो किसी भी तरीके का बायस नहीं आएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगा, जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ वो वेल इन्फॉर्म्ड है तो मुझे उनका एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाता है। डीमेरिट क्या है? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हमें ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं मिला है तो क्या कह सकते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, फिर से वही बात आ गई कि इसकी एक्यूरेसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। पार्शलिटी ऑफ विटनेस, ये पॉइंट हमें क्या बोल रहे हैं कि जिन भी विटनेस से हम बात कर रहे हैं उनका पार्शियल ओपिनियन कहीं ना कहीं हमारे डेटा को अफेक्ट कर सकता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डेटा यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि हमारे हिसाब से कलेक्ट नहीं हुआ, हम सिर्फ एक ही पर्सन से बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें यूनिफॉर्म डेटा मिल सके। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, कहीं ना कहीं डिमेरिट क्या है कि जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनका इंटरेस्ट अगर ना हो फिर भी हमारा डेटा क्या हो जाता है, ये वाला मेथड क्या होता है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो अब क्या है, अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स। कॉरेस्पॉन्डेंट बेसिकली ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि इसी फील्ड ऑफ डेटा में वर्क कर रहे होते, जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ राइटर्स हैं, जो लोगों से बातचीत करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं कि हमें इस टाइप का डेटा चाहिए एंड वो लोग हमारे लिए क्या करते हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी कहाँ ये डेटा यूज़ हो सकता है, कहाँ तरीका यूज़ हो सकता है। रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, जब हमें किसी भी एरिया की रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम क्या करें, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करने जाएं या फिर इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन करने जाएं। इंस्टेड हम क्या करते हैं कि कुछ लोकल्स जो ये काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, उनको अपने हिसाब से कम्युनिकेट कर देते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिए एंड उनसे हम रेगुलर बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। सो जहाँ पे हमें रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे मेथड फेवरेबल है। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा एरिया है वो हम सारा कवर नहीं कर सकते तो हम लोकल लोगों को ही क्या बोल देते हैं कि आप हमारे लिए डेटा कलेक्ट कर लो। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती तभी हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लोकल लोग हैं हमने उनको ट्रेन कर दिया है बट वी डोंट नो कि वो किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्या उनकी डीलिंग्स है और जो डेटा वो लेकर आए हैं वो किस हद तक एक्यूरेट है। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए फिर हमारे लिए ये मेथड यूज़फुल नहीं होगा। ओके चलो, तो अब हम देखते हैं इसके मैरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या है। मैरिट, वाइड कवरेज, ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, फिर से हमारे लिए इकोनॉमिकल है, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस, कुछ ऐसे पर्पसेस जिनको रेगुलर कॉन्टीन्यूस डेटा चाहिए होता है उनके लिए हम क्या करते हैं, ये मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्टीन्यूटी, एक अगर हमें लाइफ साइकिल में डेटा चाहिए, कॉन्टीन्यूस डेटा चाहिए तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं। डीमेरिट्स क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी डेटा में,
डेंजर ऑफ पार्शलिटी, जो लोकल्स हैं उनके अपने ओपिनियंस होंगे, अपने दिमाग में प्रेजुडाइज होंगे, एंड कहीं ना कहीं जो भी डाटा है वो पार्शलिटी से अफेक्टेड हो सकता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी। टाइम कंज्यूमिंग, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीफोनिक इंटरव्यूज। टेलीफोनिक इंटरव्यूज में क्या होगा? अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद एन इंटरव्यूअर। जब हम किसी को कॉल करके डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसका हमने नाम क्या रख दिया? टेलीफोनिक इंटरव्यू। सूटेबिलिटी क्या है इसकी? व्हेन द रिस्पोंडेंट्स हैव टेलीफोनिक कनेक्शंस, व्हेन द डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन। कहाँ कहाँ यूज होगा? जो हमारे जिन लोगों को हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, पहली बात तो उनके पास फ़ोन होना चाहिए, तभी बातचीत पॉसिबल है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि हमें डेटा बहुत जल्दी कलेक्ट करना हो तो हम एक जने के पास जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। फ़ोन पे हम क्या कर सकते हैं? एक दिन में 15, 20, 25, 100 कॉल्स, 200 कॉल्स करके डेटा को क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इसके क्या देखते हैं अब? मैरिज क्या और डी मैरिज क्या है? मैरिज क्या है? वाइड कवरेज, ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो फ़ोन से। इकोनॉमिकल है। क्लैरिफाई डाउट्स, अगर हमें कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी हमारी क्वेरीज है तो हम सामने सामने बात करके क्या कर सकते हैं? उसे क्लियर कर सकते हैं फ़ोन पे एट ए टाइम बात करके। डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड यूज़, सबके पास फ़ोन्स अवेलेबल ना होने के कारण इसका यूज़ क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है। विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल। आप जब किसी के साथ आमने सामने बात कर रहे हो तो वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड है, इन सब चीज़ों को आप फिगर आउट कर सकते हो फेशियल एक्सप्रेशंस देख के। लेकिन जब आप टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर रहे हो तो विजुअल फीडबैक देख के जो आप महसूस कर सकते हो वो चीज़ क्या हो जाएगी? पॉसिबल नहीं होगी। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चनर बना बना के लोगों को मेल कर देंगे। क्या लिखा है देखो? अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनेयर pertaining to the field of investigation and send it to the respondents along with a covering letter to collect information from them. क्या करते हैं हम लोग? एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं सिंपल सा। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं क्वेश्चनर बनाऊंगी, एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाऊंगी एंड उसे रिस्पोंडेंट यानी कि जिन लोगों से मुझे डेटा चाहिए, जो मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, उनको क्या कर दूंगी? मेल कर दूंगी। सूटेबिलिटी क्या है? व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा एरिया है। व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट एंड आर टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। एरिया लार्ज है और वहीं हम इसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जो मेल्ड क्वेश्चन आ रहा है आप उसको पढ़ना पड़ेगा एंड क्या करना पड़ेगा? आंसर करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो लिटरेट होना क्या है? बहुत ज़रूरी है एंड कहीं ना कहीं उनका कोऑपरेशन भी रिक्वायर्ड होगा। अगर वो कोऑपरेट करने को, आंसर देने को तैयार नहीं है, आया है मेल, उसको क्रम्बल करके फेंक दिया है डस्टबिन में, तो बेसिकली हम डेटा उस मेथड से स्टडी नहीं कर पाएंगे। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही? हाँ या ना? तो इसके मैरिट्स डीमेरिट्स क्या होंगे? मैरिट्स इज वाइड कवरेज होगा, इकोनॉमिकल होगा, ओरिजिनलिटी होगी कहीं ना कहीं डेटा में क्योंकि लोग अपने आप डेटा भरकर भेज रहे हैं, फ्री फ्रॉम बायस होगा, ओपिनियन बेस्ड चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पर लोगों ने सिंपल हमें क्या दिए होंगे? आंसर्स दिए होंगे। बातचीत नहीं हो रही है तो एक दूसरे का ओपिनियन अफेक्ट नहीं करेगा डेटा को। मेंटेन्स सीक्रेसी, एक सीक्रेसी भी क्या होगी? कहीं ना कहीं मेंटेन होगी क्योंकि आपकी बात बाहर नहीं जा रही। किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड स्कोप होगा, ज़्यादा हम इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लिटरेसी चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, लोग कई बार सही क्वेश्चन ना समझें या सही जवाब ना लिख पाएँ तो कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी और प्रिसिशन मतलब ऑन द पॉइंट बात करना, वो भी क्या हो सकता है? मिस हो सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है भरने में, ये भी लिमिट कर देता है इस मेथड को। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, लोग गलत समझ सकते हैं और गलत समझेंगे तो गलत जवाब देंगे, बिकॉज रॉन्ग इनपुट रॉन्ग आउटपुट।
टाइम कंज्यूमिंग है। क्वेश्चनर्स बनाना, उन्हें सेंड करना, फिर लोगों द्वारा भरा जाना, वेट करना, फिर उनका वापस आना, फिर उन्हें पढ़ना एंड वहाँ से डेटा को बनाना, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अच्छा, अब जो हम यहाँ पे क्वेश्चनर की बात कर रहे हैं, एक गुड क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, किस टाइप से हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसका अटैच फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चनर्स होने चाहिए। किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है, क्वेश्चनर्स फाइल्ड बाय इन्यूमरेटर। से इन्यूमरेटर कौन होते हैं, देखो अभी पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड द इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स इन्फॉर्मेंट्स अलोंग विद द क्वेश्चनर। इन्यूमरेटर बेसिकली एक ऐसे इन्फॉर्म्ड ट्रेंड पर्सन्स होंगे जो कि क्या करेंगे, जिनको हम प्रॉपर क्वेश्चंस लिख के देंगे एंड फिर वो लोगों के पास जाके क्या करेंगे, उनसे बातचीत करके आंसर्स भरेंगे। देखो लास्ट मेथड के जो डीमेरिट्स थे उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की है, जो हम कह रहे हैं ना एक्यूरेसी या प्रिसिजन नहीं आएगा या लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इन पॉइंट्स को हम खत्म कर रहे हैं क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर मेथड से। क्योंकि इन्यूमरेटर बात सुन के जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फॉर्म में नोट कर लेगा, और फेस टू फेस होने की वजह से लैक ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज इन द क्वेश्चनर इन हिज ओन लैंग्वेज। लोगों से बातचीत करता है एंड उनके जवाब क्वेश्चनर में खुद लिखता है अपनी भाषा में। इन्यूमरेटर इन्फॉर्म्ड पर्सन होंगे, ट्रेंड पर्सन होंगे, इसीलिए जो हमारे क्वेश्चनर में डेटा लिखा गया उसे पिक करना, उसे अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली ईजी होगा। सूटेबिलिटी क्या है, दिस मेथड इज मोस्ट सूटेबल वेयर एडिक्वेट फाइनेंस and trained enumerators are available to cover wide field and some significance is attached to the accuracy of results obtained। देखो यहाँ पे हमारे पास 2-3 पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं कि अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो तो पहले तो आपके पास क्या होने चाहिए, एडिक्वेट फाइनेंसेस होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, नौकरी पर रख रहे हो, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, राइट। ट्रेंड एन्यूमरेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उन्होंने क्या बोला है कि जो फील्ड है वो वाइड हो एक तो, और जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो आपको उस डेटा में क्या चाहिए हो, एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी हम क्या करते हैं इतना पैसा खर्च करके एन्यूमरेटर को अपॉइंट करते हैं। वरना उन्हें सिंपल मेल कर दो ना, कम ही एक्यूरेट आएगा डेटा। अगर एक्यूरेसी का सिग्निफिकेंस नहीं है तो मेल्ड मेथड बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे पैसा कम लगेगा, यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगेगा, तो इसका एक्यूरेसी भी क्या होना चाहिए, कंपैरेटिवली बेटर होना चाहिए। किसको बात समझ में आ गई कि क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर मेथड का सिग्निफिकेंस क्या है और सूटेबिलिटी क्या है। अब इसके देखते हैं मेरिट्स, डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज, काफ़ी एरिया आप कवर कर सकते हो, एक्यूरेट होगा एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा ट्रेंड पर्सन क्या कर रहा है, क्वेश्चनर फिल कर रहा है। बेटर रिस्पॉन्स होगा, कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट हट जाता है, आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो लोग बातचीत करके इन्फॉर्मेशन बेटर देंगे। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शलिटी, क्वेश्चंस क्योंकि डिफाइंड एक्स्ट्रा बातचीत होने नहीं वाली तो पर्सनल ओपिनियन चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा। यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स, अगर हमारे रिस्पोंडेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, खुद क्वेश्चनर्स नहीं भर सकते, तब हमें इन्यूमरेटर की ज़रूरत पड़ती है। डीमेरिट्स क्या है, कॉस्टली मेथड, इनको अपॉइंट करना महंगा पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक एक पर्सन के पास जाके बात करना, फिल करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पार्शलिटी, यहाँ पर बोल रहे हैं लिमिटेड चांस है, यहाँ पर बोल रहे हैं पार्शलिटी। आप जब स्टैट्स पढ़ोगे आपको बहुत जगह, बहुत टॉपिक्स पढ़ते हुए ये चीज़ें दिखेंगी कि मैरिट एंड डीमेरिट में दोनों जगह चीज़ें लिखी हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैरिट है कि जो हम मेथड्स पढ़कर आए हैं उनसे पार्शलिटी कम है, इसीलिए ये फ़ायदे वाली चीज़ है। लेकिन पार्शलिटी एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए नुकसान की चीज़ भी है। किसको बात समझ में आ रही है। इनएबिलिटी टू इन्यूमरेटर, कहीं ना कहीं जो एबिलिटी है सारी क्या हो जाती है, इन्यूमरेटर के हाथ में चली जाएगी कि किस टाइप का डेटा आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाता है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। किसको बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, हमने प्राइमरी सोर्सेस के डेटा देख लिए
कि प्राइमरी सोर्सेज का डेटा हम किन किन तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। अब बारी आती है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं, कहाँ से हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा मिल सकता है। तो हमारे पास दो सोर्सेज होंगे, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। बेसिकली सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है, अगर तो उसे पब्लिश कर दिया गया है, छाप दिया गया है, आम पब्लिक तक पहुंचा दिया गया है तो उसे पब्लिश्ड बोलते हैं। लेकिन अगर उसे प्रिंट ना करके बस कलेक्ट करके अपने यूज़ के लिए रख लिया गया है, यूज़ कर लिया गया है, लोगों में नहीं दिया गया है, तो उसे अनपब्लिश्ड डेटा बोलते हैं। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? सिंपल सी बात थी ये। अच्छा, तो पब्लिश्ड जो हमारे सोर्सेज है, पब्लिश्ड डेटा हमें बेसिकली कहाँ से मिल सकता है, कौन कौन से सोर्सेज है जो डेटा को पब्लिश करते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती है कि प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती है, वो करती हैं। पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, जो बिजनेस कर रही हैं ऐसी एसोसिएशंस डेटा को क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो अपने डेटा को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। जनरल एंड पेपर्स, अच्छे कितने सारे सर्वेज आते हैं जब हम इलेक्शंस के आसपास होते हैं, तो बहुत सारे सर्वेज क्या होते हैं, निकल के आते हैं कि ये जीत रहे हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, एक तरीके से पब्लिश्ड सोर्सेज हो जाते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी रिसर्च पेपर्स बने हैं, लोगों ने स्टडी किया, उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन पे वो पहुँचे, उनके जो भी पेपर्स है, जो भी मटेरियल है, वो पब्लिश किया जाता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, दुनिया भर में जो भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी क्या करती है, अपने डेटा को जिनको स्टडी करके वो कुछ ना कुछ रिजल्ट पे पहुंचे उसे पब्लिश करती है। तो ये सारे जो भी सोर्सेज आपको दिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, पब्लिश्ड सोर्स। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि पब्लिश्ड सोर्स समझ में आ गया, लेकिन अगर हम अनपब्लिश्ड सोर्स से डील कर रहे हैं, अनपब्लिश्ड सोर्स जनरली क्या होगा, कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने यूज़ के लिए कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट किया है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने यूज़ के लिए डेटा कलेक्ट किया है पर उसे पब्लिश नहीं किया, तो वो सारे अनपब्लिश्ड सोर्स है। तो अनपब्लिश्ड सोर्स को यूज़ करते हुए जब आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा पिकअप कर रहे हो अनपब्लिश्ड सोर्स से, तो आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि डेटा रिलायबल है, कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं डेटा उठा रहा हूँ, क्या मैं इन पे डिपेंड कर सकता हूँ, क्या डेटा जो मेरी इंक्वायरी का पर्पस है उसको सूट कर रहा है, मैच कर रहा है, वेदर द डेटा इज एडिक्वेट, डेटा जो कलेक्ट हुआ है क्या वो सही है, गलत तो नहीं कलेक्ट किया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आते हैं जब हम अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा को पिकअप करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अगेंस्ट हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप डेटा पिकअप कर रहे हो वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो एक काम पहले भी कर चुकी है, हाँ या ना, क्या वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बहुत ऑफिशियल ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, तो आप उन पे इजीली डिपेंड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई नई स्मॉलर बॉडी है तो उनकी रिलायबिलिटी ऑब्वियसली क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी, तो उनके डेटा पे आप डिपेंड नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, किस सोच से, किस ऑब्जेक्टिव से वो डेटा कलेक्ट किया गया है एंड कितने एरिया में वो डेटा कलेक्ट किया गया है। मेथड ऑफ कलेक्शन, किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया जब फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ था। टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, किस समय में वो डेटा कलेक्ट किया गया, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो आज का डेटा है, आज से 25 साल पुराना डेटा तो उससे अलग होगा ना, लोग बदल गए, समय बदल गया, वक्त बदल गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, हाँ या ना। तो टाइम एंड कंडीशन कैसी थी वो भी हमें देखना पड़ेगा, जो भी डेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो जब कलेक्ट हुआ था तब का। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे कि हम ग्राफ्स बनाते हैं, ग्राफ्स के साथ हम लिखते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर यूनिट्स रिप्रेजेंट 20 यूनिट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से। तो वो जो भी डेटा कलेक्टेड है उसकी एक यूनिट का डेफिनेशन क्या है, कितने लोग हैं, हाँ ये चीज़ भी हमें क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। डेटा एक्यूरेट कितना है ये भी है कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। बोलोगे इसको, इतनी बात समझ आ गई। ये क्या है, हमारे प्रिकॉशंस हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज के। अब आगे बढ़ेंगे, देखो आगे क्या बोल रहा है
कि 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। हम सेकेंडरी डाटा के पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। अब हमारी बुक हमें 2 ऐसे सोर्सेज है जिन्हें हाईलाइट करके बताती है कि ये 2 सोर्सेज सेकेंडरी डाटा के बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कौन से सोर्सेज हैं वो? सेंसस ऑफ इंडिया, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये 2 हमारे पास सेकेंडरी डाटा के ऐसे सेकेंडरी सोर्सेज है जो बहुत वाइडली यूज़ होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सेंसस ऑफ इंडिया ये है क्या? सेंसस ऑफ इंडिया बेसिकली डेटा कलेक्शन है जो सेंसस मेथड से कलेक्ट किया जाता है। अब सेंसस मेथड क्या होता है वो हम फॉलोइंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेंसस मेथड से डेटा कलेक्ट किया जाता है हर 10 साल में इंडिया का पॉपुलेशन कैसा है, हाँ इंडिया किस तरीके से सेक्स रेशियो क्या चल रहा है, कैसा इंडिया परफॉर्म कर रहा है वेरियस जगहों में, इन सब चीज़ों को सेंसस ऑफ इंडिया क्या करता है? स्टडी करता है, डेटा को कलेक्ट करता है एंड पब्लिश करता है। क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया इज़ अ डेकनियल पब्लिकेशन, डेकनियल मतलब 10 साल में होने वाला पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इट इज़ पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर। ये 2 पर्सन्स है जो क्या करते हैं? डेटा को पब्लिश करते हैं, राइट। और क्या लिखा है? इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सेकेंडरी डाटा का सोर्स है। It relates to population size and various aspects of demographic changes in India. डेमोग्राफिक चेंजेस, लिटरेसी रेट में क्या चेंज आया है, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सब चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको ये क्या करता है? स्टडी करता है सेंसस ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश्ड होता है, किनके अंडर? रजिस्ट्रार जर्नल और सेंसस कमिश्नर के अंदर। और ये एक डेकनियल पब्लिकेशन है, हर 10 साल में इसे पब्लिश किया जाता है। किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्या क्या इंक्लूडेड होता है इसमें? साइज एंड ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। कितनी पॉपुलेशन है, पहले से कितना ग्रो कर चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, अलग अलग जगहों में कितने लोग रह रहे हैं, पंजाब में ज़्यादा लोग हैं, केरला में कम लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लोगों का। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, यानी कि आज से आने वाले सालों में पॉपुलेशन कितना बढ़ने वाला है। प्रोजेक्शन इज फ्यूचर रिलेटेड, कि आप जब अटकला लगा रहे हो कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड यूनिट से हम मेजर करते हैं कि एक इंसान के हिस्से कितना लैंड आ रहा है। नॉट इन सेंस ऑफ ओनरशिप, इन सेंस ऑफ कि कितना स्पेस आ रहा है, कि पर हेक्टेयर कितने लोग रह रहे हैं, राइट। उसे हम क्या बोल देते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सेक्स कॉम्पोजिशन स्टडी करते हैं कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी है। स्टेट ऑफ लिटरेसी देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं इकोनॉमी के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? सेंसस ऑफ इंडिया। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है पता लगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO. NSSO is a government organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation. This organization conducts regular sample surveys. Regular basis पे sample surveys collect होते हैं to collect basic statistical information relating to variety of economic activity in rural as well as urban areas of the country. बेसिकली क्या बात हो रही है? वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ हो रहा था? सेंसस मेथड। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है? सैम्पल मेथड। ये दोनों मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि NSSO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सैम्पल मेथड को यूज़ करता है और स्टेटिस्टिकल सर्वेस कलेक्ट करता है कि लोग रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या क्या इंक्लूड करता है? लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स, लोगों के हिस्से कितनी ज़मीन आ रही है, कितनी भेड़ बकरियाँ आ रही हैं। हाउसिंग कंडीशंस एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फसिस ऑन स्लम ड्वेलर्स,
कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कितना कर रहे हैं, हाउसिंग कंडीशंस क्या है, फोकस किस पे रखा जाता है, जो लोग स्लम में रह रहे होते हैं वहाँ से माइग्रेशंस कितनी हुई है, कितने लोग स्लम में आए हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, लोग कितना खर्चा करते हैं, इंक्लूडिंग लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा करते हैं, किन किन चीज़ों पे खर्चा करते हैं, और उसके रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है सारी इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है, NSSO। और क्या लिखा है, सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, इनकम घरों में आ कहाँ से रही है, लोग पैसा किस किस सोर्स से कमा रहे, उसके बारे में भी NSSO प्रिंट करता है। इसको बात समझ में आ गई। सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, बिल्कुल क्लियर हो गया, हाँ या ना। चलो, ये था हमारा सेकंड चैप्टर। हमने इसमें बेसिकली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था कि कलेक्ट करने की ज़रूरत क्या है, फिर हमने जब हमें समझ आ गया कलेक्ट करना है तो कलेक्ट होगा कहाँ से, प्राइमरी सोर्स से होगा या सेकेंडरी सोर्स से होगा। फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट होने वाला प्राइमरी डेटा हम किन किन तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स का जो डेटा है वो पब्लिश्ड भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज भी समझे सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया और पब्लिकेशंस एंड रिपोर्ट्स बाय NSSO। होपफुली हमें इतनी बात समझ आ गई होगी। याद हमें क्या रखना है कि जो हमने प्राइमरी डेटा में क्वेश्चनर की बात की थी, दो मेथड्स में, एक तो मेल्ड क्वेश्चनर्स थे और एक क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। ये जो क्वेश्चनर्स है कैसे दिखने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके सैम्पल्स आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच मिलेंगे। तो मिलेंगे और चैप्टर्स के साथ और वीडियोस के साथ जल्दी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।